नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, आतमजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कई सारे सियासी मुद्दों पर आज हमारी बात होगी। चूंकि चुनाव है तो चुनाव में सियासी मुद्दे जो है वो काफी अहम हो जाते हैं और इन्हीं सियासी मुद्दों से कनेक्ट होकर के बाकी मुद्दे भी कनेक्ट हो करके या तो चलते हैं या फिर कनेक्ट करके देखे जाते हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय पर छोटी बड़ी हर चीज और खास करके अगर राजनीतिक हलके में कोई गतिविधि होती है तो उसका सीधा सीधा चुनावी कनेक्शन तलाशने की कोशिश होती है। चुनावी मायने उसके निकाले जाते हैं और चुनावी में चुनाव पे उसका क्या कुछ असर होने जा रहा है, इसी तरीके से, इसी नजरिए से हर घटना को देखा जाता है, चाहे वो घटना छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। आदमजीत सर, कई सारी चीजें हुई हैं इधर लगातार। एक तो जो चुनाव है, सीधे हालांकि कहा तो ये जाता है, शुरू से काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही, जब से इंडिया गठबंधन बना था, कि जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए होगा, एनडीए अलायंस होगा। इसके बीच में किसी तीसरे मोर्चे की कोई जगह नहीं होगी और इस तरीके की तमाम चीजें। तो एक तो मुद्दे, जरा हम शुरुआत में थोड़ी सी बात कर लें मुद्दों को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया, अपने घोषणा पत्र में जिस तरीके के से जो है वो कांग्रेस ने न्याय पत्र उसको बता करके और जो बातें कही हैं, 5 भागों में उसको बांटा है, वो कितना अहम है। उससे युवाओं को, किसानों को, जवानों को और बाकी जो वर्ग हैं समाज के, उनको कितना लाभ मिल पाएगा अगर सत्ता में इंडिया गठबंधन आती है तो। जी नमस्कार राम प्रकाश जी। आपने जो न्याय योजना पे बात की कि इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो आया, उन्होंने 5 प्रमुख न्याय दिए, जिसमें किसानों के लिए स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की एमएसपी पे गारंटी का कानून। दूसरा, उन्होंने लेबर पे ये कहा कि मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये, किसी भी स्टेट का हो, 400 रुपये दिहाड़ी और 100 दिन का काम। उनके लिए उन्होंने एजुकेशन हेल्थ बेनिफिट्स का भी 25 लाख रुपए की, इंश्योरेंस का भी, जितने भी गरीब परिवार हैं उसको 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस जो है पूरे ऑल इंडिया में दी जाएगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो डेटा है, अगर आप आईएलओ का डेटा लें तो बेरोजगारी की दर इस टाइम चरम सीमा पर है। लॉकडाउन के बाद तो बेरोजगारी 8.5-9% तक थी, अब बताया जा रहा है 6-6.5% है, और उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं कि जब आपके पास कुछ काम नहीं होता तो आप घर की जमीन पे ही जो है वो जोतने लगते हैं और घर का ही कामों में व्यस्त हो जाते हैं, और उसको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, क्योंकि आपके पास और साधन नहीं काम करने के। महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि महिलाओं को तो रोजगार ही नहीं मिल रहा है और उनका प्रतिशत जो है टोटल वर्किंग फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में मात्र सिंगल डिजिट में रह गया है, 8% या 9% रह गया, जो किसी जमाने में 20%, 25% होता। तो महिलाएं भी जो है लघु अपना घरों के काम में या तो व्यस्त हैं या कोई छोटा मोटा काम अपना घर से चला रही। तो ये तो बहुत विकट स्थिति है कि देश में अब जो व्यवस्था है नौकरियों की वो और कम होती जा रही है। अग्निवीर स्कीम लाके आपने देखा किस तरीके से आर्मी की भी रिक्रूटमेंट जो है, उसमें भी जो बेचारे जवान दौड़ लगाते थे सुबह और तैयारी करते थे, वो भी उनका रुक गया। तो अग्निवीर का मामला है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी का सवाल का जवाब जो है वो सरकार के पास नहीं है। और पिछले आपने हाल ही दिनों में देखा, उनके एक नौकरशाह ने ये भी कह दिया नीति आयोग के कि बेरोजगारी दूर करना सरकार का विषय नहीं, क्योंकि हमने तो सब चीजें प्राइवेटाइज कर दी हैं। आपने बंदरगाह प्राइवेटाइज कर दिया, आपने रेल प्राइवेटाइज कर दिया, आपने सड़कें प्राइवेटाइज कर दी, उन पर टोल लगा दिया, तो आदमी नौकरी ढूंढने जाएगा कहाँ। दूसरा विषय जो है वो वेल्थ को है। एक तरफ तो कहा जाता है कि अदानी और अंबानी इस देश के वेल्थ क्रिएटर हैं, तो मेरा उन लोगों से सवाल है, क्या देश का बड़ा ही सुनार, देश का रिक्शा चलाने वाला, या देश में की फैक्ट्रियों में काम करने वाला, या ब्लू कॉलर वर्कर, क्या वो देश का वेल्थ क्रिएटर नहीं? कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से जब अपने प्रियजनों की लाशों को जलाने के लिए भी आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो वही जो फ्रंटलाइन वर्कर है, उस फ्रंटलाइन वर्कर ने लोगों की सेवा भी की, ऑक्सीजन भी लोगों को मुहैया कराई, लोगों का इलाज भी कराया, और जब वो नहीं बच पाए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका दाह संस्कार भी कराया। तो क्या फ्रंटलाइन वर्कर इस देश के जो है, जिनका जिनका थैंक यू आपने कहा, क्या वो फ्रंटलाइन वर्कर्स इस देश के वेल्थ क्रिएटर्स नहीं है? तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है कि वेजेस जो हैं स्टैग्नेंट हो गई हैं बॉटम 50% की, और टॉप 1% जो लोग हैं वो 50% से ज्यादा जो संसाधनों पे कब्जा पा चुके हैं, और वो कब्जा उनको ऐसे नहीं मिला है, सरकार द्वारा दिया गया है। तो बात ये आ जाती आदमजीत है। सर,
आतम जी सर, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, क्योंकि घोषणा पत्र में एक जो युवाओं को लेकर के सबसे बड़ी बात, चूंकि रोजगार की बात हुई है, सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि जो शुरुआती दौर में रोजगार की बात, 1 लाख रुपए देने की बात, कल से लगातार इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा हो रही है कि 1 लाख रुपए जो देने की बात हो रही है, वो कैसे संभव है भारत जैसे इस देश में। क्योंकि आपको भाई, आप आंकड़ों के जानकार हैं, आंकड़ों में तमाम सारी चीजें आप हम लोग के लिए समझाते रहते हैं। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि जो फंड, जिस तरीके का पैसा अलग अलग देने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है, चाहे वो युवाओं को हो, चाहे वो महिलाओं को जो पैसा देने की बात कही गई है, 1 1 लाख रुपए देने की बात, और ये सब क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है भारत जैसे देश में? क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें तो ये जो बजट है भाई, 6% हमारा रक्षा का बजट है, शिक्षा का बजट है 6% हमारा, जबकि अगर हम ये बजट देखेंगे तो ये करीब 12-14% चला जाएगा। तो क्या संभव है प्रैक्टिकली भारत जैसे देश में ये पैसा दे पाना, या कांग्रेस केवल हवा हवाई दावे कर रही है? इसको आप इस तरीके से समझिए, इस देश में 16.5 करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाल दिया गया, और एक अनुमान के तहत, एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस के तहत 25 लाख करोड़ रुपए का बट्टे खाते में डाल दिया गया पैसा कॉर्पोरेट्स का, जिनकी ऐशो आराम कम नहीं हुई। उनके बंगले वहीं खड़े हैं, उनकी गाड़ियां वहीं खड़ी हैं, वो बड़े बड़े देशों में घूमते हैं, पर वो दिवालिया घोषित करके अपने आप को सरकारी ठेकेदारी का काम भी ले रहे हैं। तो ये जो ठेकेदारी बिजनेस है, ये देश को लूट रहा है, लूट तंत्र है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में देख लिया किस तरीके से चंदा दो, धंधा लो, या कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसा दो। इस तरीके की जब आप चीजें देखने को मिलती हैं, और भी खुलासे आ रहे हैं किस तरीके से आदित्य बिरला ग्रुप ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अपनी पॉलिसीज बनवाई, किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक में उदय कोटक को अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स लेने थे कोटक महिंद्रा बैंक के, उनको लटकाए रखा गया, और जब उन्होंने पैसे दे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू तो उनका काम हो गया। ऐसी अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं कि कंपनी का पिछले 5 सालों में नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है, पर वो चंदा दे रही हैं। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि इसमें तो अंडर द टेबल नहीं, ओवर द टेबल रिश्वत दी जा रही, और डायरेक्ट पीएमओ को दी जा रही, और पीएमओ सब कुछ तय कर रहा है। और अगर मान लीजिए वो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आपके खाते में नहीं गया पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो पीएम केयर फंड में चला जाएगा। मतलब बाई डिफॉल्ट अगर उसको 15 दिन में कैश नहीं कराया गया, तो वो पैसा पीएम केयर फंड में चला जाएगा, जो एक प्राइवेट फंड है। तो किस तरीके की देश की लूट हो रही है, ये तो पब्लिक के सामने आ गया। अब मामला ये आ जाता है इम्प्रोप्राइटरी का, कि देश के चुनाव कैसे हो रहे हैं। देश के चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। आज पॉलिटिकल पार्टीज और नागरिक संगठन क्या दिमाग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, मैंने बटन दबाया, वीवीपैट आप मुझे कहते हैं 7 सेकंड के लिए दिख रहा है, आप इसकी पर्ची निकाल दीजिए, पर्ची मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं बैलेट में डाल दूं, उसकी गिनती कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 20 मार्च को सुनना था, रिप्लाई फाइल हो गए, आधा घंटा बहस होनी है, 3 घंटे में मामला सुलझ जाना है। उन्होंने 3 अप्रैल की डेट लगा दी। 3 अप्रैल को कहा कि रोस्टर बदल रहे हैं, एक तो जज रिटायर हो रहे हैं, अब इसकी डेट जो है 2 हफ्ते बाद मिलेगी। अरे भाई 2 हफ्ते बाद तो देश का महापर्व 19 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। तो जो वोट गिरेंगे, और वोट मान लीजिए मैनेज्ड हुए और वीवीपैट में मॉलवेयर हुआ, कि वो जो आपके सिंबल और नाम डाले जाते हैं पेन ड्राइव से, उसमें मॉलवेयर हो गया, और ये दिखाया गया कि उसका 50% वोट जो है सीधा बीजेपी को जा रहा है, तो फिर किसको जवाबदेही होगी सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट भी तो नागरिकों को जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह भी तो टैक्स के पैसे से जाती है। और नागरिक संगठन और वकील, अभिवक्ता और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, तो जब सारे सामाजिक संगठन कह रहे हैं इसमें झोल है और हम इस पर यकीन नहीं करते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना है, ना उनको गवर्नमेंट का साथ देना है, उनको तो पब्लिक को सेटिस्फाई करना है, और वो पब्लिक को सेटिस्फाई करने को तैयार नहीं है। इसीलिए आपको मैं बता दूं, ये सारी चीजें, क्रोनी कैपिटलिज्म हो, या आपने कहा 1 लाख रुपए इंटर्नशिप का हो, या महिलाओं को भी 1 लाख रुपए, खाली इंटर्नशिप का नहीं है 1 लाख रुपए जो दिया जा रहा है ग्रेजुएट्स को या डिप्लोमा होल्डर्स को, ये महिलाओं के लिए भी है, कि जो महिला मुखिया है देश की, उसके पास अगर रोजगार नहीं है तो उसको भी 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। ये भी घोषणा, ये प्रैक्टिकली संभव है, ये प्रैक्टिकली संभव है, बिल्कुल संभव है। जब कॉर्पोरेट्स को लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया जा सकता है, जब देश की नेशनल डेट 56 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ हो सकती है, तो सब कुछ संभव है। यानी ये गलत आंकड़ों के सहारे गुमराह करने की कोशिश हो रही है एक तरीके से, और उसके लिए शायद मीडिया के मंचों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री मीडिया है या अलग अलग तरीके से जो तमाम सारे है। इसमें देश की संवैधानिक प्रक्रियाओं को, लोकतंत्र की प्रक्रिया का सबसे बड़ा महापर्व इलेक्शन होता है। आप इलेक्शन में एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी हैं जो रूलिंग पार्टी,
वो इलेक्शन में जाने से पहले कहती है कि हम 400 पार आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस जो 400 सीटें लाने का है, ये इनको कहां से आ रहा है? और 400 ही क्यों बोले, 450 क्यों नहीं बोली, 450 क्यों नहीं बोली, और यही क्यों नहीं कह देते कि 500 की 500 हमारी आ रही है? तो बात ये आ जाती है कि ये सरकार आपको दिखा कुछ और रही है, आपको 2047 का संकल्प पत्र दे रही है, और यहां पे हर एक सीट के लिए जिन लोगों पे करप्शन का मामला था, जिन लोगों पे कार्रवाई करनी थी, उन्हीं लोगों को वॉशिंग मशीन में धो के वापस ला रही है। तो आज आप देखिए, जिन पे करप्शन के मामले थे महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में, यूपी में, उन पे करप्शन के मामले तो खड़े नहीं हुए। वो सारे केसेस जो हैं ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। तो ये एक समझिए कि ये क्या कॉन्फिडेंट सरकार है जो इलेक्शन जीतना चाहती? नहीं, ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार अपने कृतज्ञों को छुपाने के लिए आज की डेट में कुछ भी करने को तैयार। जी, जब अब चुनाव की बात होने लगी सर, इस समय चुनाव प्रचार का जो अभियान चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। प्रधानमंत्री, थोड़ा सा हम लोग उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट होते हैं सर। प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश का दौरा था। उत्तर प्रदेश में दौरे में जाते हैं तो वहां पर कह देते हैं कि भाई 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म जो है फिर से रिलीज कर दी गई है। उधर बहुजन समाज पार्टी जो है उसके जो आजकल कोऑर्डिनेटर हो गए हैं राष्ट्रीय, आकाश आनंद साहब, वो कहते हैं कि चंद्रशेखर को चुनाव हार जाने का डर है, इसलिए वो चंद्रशेखर जो है वो घबराता है कि अगर अकेले लड़ेगा तो जमानत जो है जब्त हो जाएगी। तो ये जो चुनाव प्रचार का ये तरीका निकला है कि भाई या तो आप एक ऐसी तस्वीर दिखाइए जो तस्वीर पूरी तरीके से काल्पनिक हो और जनता को इम्प्रेस कर सके, या दूसरी तरफ भाषा पर इतना आक्रामक रहिए कि व्यक्ति जो है कुछ और सोच ही ना पाए उस आक्रामकता के आगे। तो ये जो नई शैली है सर, इसका कितना असर देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव पर, और इससे क्या इस तरीके के शैली अपनाने वाले लोगों को फायदा वास्तव में होगा इस इलेक्शन में भी, या फिर कोई इसको बहुत ज्यादा मतलब महत्व नहीं मिल पाएगा? राम प्रकाश जी, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 2014 में जब ये सरकार जीत के आई थी, तो सरकार जीत के आई थी करप्शन के मामले पर। सरकार ने कहा था 2G 3G कोल स्कैम, मनमोहन सिंह को लिप बताया, कुछ नहीं निकला। 2G 3G में स्पेक्ट्रम में इतना लॉस हुआ, करोड़ों का लॉस हुआ। इसी सरकार ने 4G और 5G स्पेक्ट्रम फ्री में सैटेलाइट लिंक बांट दिए, जियो को और क्या नाम है आपको, एयरटेल को। एयरटेल से भी 193 करोड़ रुपए लिए इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड। और हमारा जो BSNL है, उस बेचारे को 4G भी नहीं दी। अब आप बताइए, वोडाफोन इंडिया में आदित्य बिरला ग्रुप के ऊपर 2.4 लाख करोड़ रुपीस का डेट था। इन्होंने ADR बना दिया कि आपने हमें डेफिसिट रेवेन्यू दिया है, हमने आपसे 40,000 करोड़ रुपए लेने हैं। उसने सेटलमेंट करी 16,000 करोड़ रुपए की। उसने कहा ठीक है जी, 16,000 करोड़ रुपए की आपकी अगर मेरी देनदारी बनती है तो मैं आपको 35% अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे देता हूं, क्योंकि पैसा तो मेरे पास है नहीं। उसको लटकाए रखा। जब उसने 100 करोड़ रुपए दे दिए जनवरी 10 2023 में, तब उसको 2-3 फरवरी 2023 में लेटर इशू होता है कि आपकी हमने इक्विटी खरीद ली, वो भी 35 नहीं 33%, 2% उसमें से भी गिरा दिया और 100 करोड़ रुपए ले लिए। अब वोडाफोन इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी है, क्योंकि उसका मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। BSNL के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे हैं। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ 3G रोल आउट हुआ था आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले, सॉरी 10 साल पहले, और 4G रोल आउट के बाद आप एक काम करिए, वोडाफोन के जो टावर हैं वो शेड कर दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो करा सकती है ना ये काम। BSNL भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है, हमसे सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। वो BSNL की प्रॉपर्टीज को सस्ते दामों में ऑक्शन करना चाहते हैं अदानी अंबानी को, जैसे एयर इंडिया उन्होंने ऑक्शन किया। ये सब नवरत्न कंपनियों की प्रॉपर्टियों पे नजर है कॉर्पोरेट्स की, और ये कॉर्पोरेट्स के लिए ही काम कर रहे हैं। और जो आपने आकाश आनंद वाली बात बताई कि आकाश आनंद ने कह दिया कि चंद्रशेखर जो है, रावण जो है, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो ये देखिए, वो BSP का अपना विषय है कि बहुजन समाज के लोग, चाहे वो जाटव हो या नॉन जाटव हो, वो कितने उनके पीछे खड़े हैं। चंद्रशेखर रावण के साथ तो एक दिक्कत ये आई कि पहले तो वो जयंत के साथ खड़े हो गए, और जयंत उनको धोखा देके चले गए बीजेपी में। और अखिलेश तो शुरू से ही उनको कहते हैं छुट नेता है, तो अखिलेश से उनकी इक्वेशन इतनी ट्यूनिंग सेट नहीं है। तो नगीना से अगर वो खड़े भी हो जाएंगे तो जाहिर बात है वो जीत नहीं पाएंगे। उनके पास काडर है, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, पहलवानों के आंदोलन में अग्रिम भूमिका में थे, पर वो अभी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो अपने दम पे इलेक्शन जीत सके। और अगर जीत सकते तो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते। क्या जरूरत है उनको इंडिया अलायंस की या कांग्रेस की? तो मेरे हिसाब से ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं इलेक्शनों में, पर जो मोटी बात है वो ये है
कि मोदी सरकार भ्रष्ट है और आज के समय में जवाबदेही नहीं बन पा रही मोदी सरकार की। और आनंद जी फानन में उन्होंने के कविता को अरेस्ट किया, फिर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। संजय सिंह ने क्या कहा कल, आज अखबारों में भी छपा है। संजय सिंह का ये कहना है कि लिकर स्कैम तब शुरू हुआ जब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, क्योंकि पैसे की उगाही 100 करोड़ की पहले तो नहीं हुई थी, पर लिकर स्कैम के नाम पे 100 करोड़ की उगाही जरूर हो गई, रेड्डी साहब से भी और वो रुंगटा साहब से भी। उनको टिकट भी मिल गई टीडीपी की। तो क्विड प्रो क्यो, एक्सटॉर्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, जो कंपनियां हैं उनका ना प्रॉफिट है ना रिटर्न फाइल है, और वो डोनेशन दे रही हैं। पूछा ये जाना चाहिए किसके बिहाफ पे दे रही है डोनेशन, क्या वो उसके पीछे का आदमी कौन है जो उनको पैसा दे रहा है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पाएंगे कि आपके 99% कंपनीज कहीं ना कहीं उनका बैंकों का लोन है, कहीं ना कहीं वो आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी में है। इंसॉल्वेंसी में भी हजारों करोड़ों की कंपनियों का कुछ 100 करोड़ रुपए में सौदा हो रहा है। आपने पतंजलि का केस देखा, रुचि ऑयल का केस देखा, आपने अनिल अंबानी की कंपनीज का देखा, जिस कंपनियों का 40-45 हजार करोड़ रुपए बकाया हो, उसको कौड़ियों के दाम उनके बड़े भाई खरीद रहे हैं। तो आप इसी से यकीन मान सकते हैं कि आईबीसी कोड और ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर जो है ये क्विड प्रो क्यो है। इंसॉल्वेंसी आपको मिलेगी नहीं अगर आप डोनेशन नहीं देंगे। तो ये एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दी गई और विभिन्न ऑपोजिशन पार्टीज को मजबूर कर दिया गया वो एक होकर इलेक्शन लड़े। नहीं तो उनकी सौमित्र की भी लड़ाई थी और ये भी था कि वो आगे बचेंगे नहीं और लोकतंत्र नहीं बचेगा देश का। जी इलेक्शन की एक तस्वीर सर बहुत साफ है कि इलेक्शन जो है वो सीधा सीधा इंडिया बनाम इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन हो रहा है। बाकी तीसरे फ्रंट या तीसरे मोर्चे की अगर हम बात करें तो उसके लिए कोई जगह नहीं है दिख रही है। लेकिन सर एक चीज और आ रही है, जब भी विपक्ष की बात होती है, विपक्ष का कोई नेता बोलता है तो वो कहता है कि भाई इलेक्शन हम नहीं, इलेक्शन जनता लड़ रही है। तो क्या माना जाए कि ये इलेक्शन जो है वो जनता लड़ रही है, वर्तमान सत्ता के अगेंस्ट ये जनता लड़ रही है, या फिर विपक्ष के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट जनता लड़ रही है अगर ये जो दावा किया जाता है कि इलेक्शन पार्टी नहीं, गठबंधन नहीं, जनता लड़ रही है? देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, अगर हम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया, वर्बली भी कह दिया, और मैनिफेस्टो की जो बॉर्डर लाइन है वो यही है, जो उसका तथ्य है, जो लबोलबाब है वो यही है कि मोदी राज में डिमोनेटाइजेशन में पैसे की लूट हुई, मोदी राज में पीएम केयर फंड के नाम पे लूट हुई, मोदी राज में जीएसटी के नाम पे टैक्स की इंप्लीमेंटेशन सही नहीं की गई और फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट्स का खराब हुआ क्योंकि स्टेट्स के हक का पैसा रख लिया गया। मोदी राज में डबल इंजन की सरकारों में माइनॉरिटीज का प्रताड़न हुआ। मोदी राज में स्कॉलरशिप्स और समानता का अधिकार नहीं मिला एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को, तो उनको एजुकेशन नहीं मिली। मोदी राज में नौकरी नहीं मिली। मोदी राज में ग्रोथ जो थी 8.5-7.5% थी, वो घट के 5.5% या 5.8% रह गई। यही कहा उस मैनिफेस्टो ने। तो उन्होंने ये कहा कि जितनी भी बातें मोदी राज में हुई पिछले 10 साल में, हम उन सबको रिवर्स कर देंगे, हम वो सब चीजें खत्म कर देंगे। और ये बात उन्होंने ओपनली नहीं कही, पर ये बात मानने वाली है कि जितने भी संसाधनों को औने पौने दामों में इन कॉर्पोरेट्स को बेचा गया, वो सारे संसाधन इन कॉर्पोरेट से वापस ले लिए जाएंगे और वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिनका ऑडिट ठीक से नहीं हुआ और उनके शेयर कंपनी के बेचे गए प्राइवेट पार्टीज को, वो भी वापस ले लिए जाएंगे, क्योंकि देश में लूट का माल नहीं बिकने वाला है। ये लोगों की मेहनत पसीने की कमाई है, लोगों के टैक्स के पैसे की कमाई है। देश ने 74 साल में जो अपने दो पैरों पे खड़े हुए, उसको अपंग करने की, पंगु बनाने की ये पूरी कवायद की गई। और इंडिया गठबंधन का ये प्रण है विभिन्न संगठनों का। मेरा तो ये कहना था कि सबका मैनिफेस्टो एक होना चाहिए। जब मैनिफेस्टो कमेटी में मैंने अपनी बात रखी थी किसानों के लिए, तो मैंने कहा था किसानों का मुद्दा तो सबके लिए एक होना चाहिए, बाकी मुद्दे भी एक होने चाहिए। तो इसको बजाय कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाने के, ये न्याय पत्र जो है सारे ऑपोजिशन पार्टीज का, जिसमें आम आदमी पार्टी भी होती, जिसमें आपने उद्धव ठाकरे की एनसीपी भी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी होती, शरद पवार भी होते, टीएमसी भी होती, समाजवादी पार्टी भी होती और आरजेडी भी तेजस्वी यादव होते, तो ये इसका प्रभाव और पड़ता। पर चूंकि अब विभिन्न पार्टियां अपना मैनिफेस्टो दे रही हैं, पर अगर उसकी बॉडी एक है, उसका सोल एक है मैनिफेस्टो का, तो कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि सभी ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि मोदी ने देश को लूटा है, मोदी हराओ देश बचाओ। आज की डेट में एक ही नारा जितनी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
पब्लिक सेक्टर, जितने भी किसान यूनियंस हैं, जितने भी श्रमिक आंदोलित यूनियन हैं, जितने भी सोशल जस्टिस समाज के लोग हैं, जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, इन सब लोगों का एक ही स्वर में एक ही कहना है कि मोदी हटाओ, मोदी हराओ, देश बचाओ। और इसके समन्वय के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब गठबंधन करती हैं, हाथ मिलाती हैं, स्टेज पे दिखती हैं, तो वो गठबंधन तो टॉप पे होता है। जैसे अखिलेश का मायावती जी के साथ हुआ, पर 2019 के इलेक्शन में रिजल्ट क्या हुआ कि 10 सीटें बीएसपी की आई, सपा की सिर्फ 5 आई। कहा गया एनालिसिस बाद में यह होता है कि वोट जो है, वोट डिवाइड, वोट जो है वो बसपा का वोट जो है सपा पे नहीं गया, जबकि सपा का मुस्लिम यादव वोट जो है बीएसपी पे गया। किसी हद तक ये बात सच हो सकती है, पर जो लार्जर अगर आप उसका ट्रूथ अगर फाइंड आउट करेंगे, तो कार्यकर्ताओं में आपस में समन्वय नहीं। इधर के कार्यकर्ता उधर के कार्यकर्ता को डील नहीं करते। अभी पूर्वी दिल्ली में खड़गे साहब की एक बड़ी मीटिंग हुई। पूर्वी दिल्ली की मीटिंग में आपको पता है कि पिछले 6 महीने से ये बात क्लियर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में दिल्ली में 4 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 कांग्रेस लड़ेगी। आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता वहां नजर नहीं आ रहा है मीटिंग में खड़गे साहब की। तो उनको रोका किसने हुआ है? इसका मतलब है टॉप लीडरशिप से उनको इंस्ट्रक्शन नहीं है वहां जाने की। तो ये जो समन्वय स्थापित वाला बात है, जो ग्राउंड पे समन्वय स्थापित करना है, हमने उसकी कवायद की है कि अब हम समन्वय ग्राउंड पे स्थापित करेंगे, कार्यकर्ताओं में स्थापित करेंगे, नेताओं में स्थापित करेंगे, कैंडिडेट्स में स्थापित करेंगे, ताकि गठबंधन की जो एडवांटेज है, अगर 60% वोट इस गठबंधन का इंडिविजुअल वोट अगर कंबाइन करें 60% बनता है, और बीजेपी का, मोदी सरकार का 40% बनता है, तो ये 60% वोट मोदी के खिलाफ पड़ना चाहिए। जब तो इस गठबंधन की कोई मीनिंग है या फायदा है, नहीं तो फिर इस गठबंधन को आप अनाउंस कर दीजिए और बाद में वोट ट्रांसफर ना हो तो उसका क्या कर लेंगे आप? तो लार्जर पिक्चर देखने की जरूरत है इसमें, राम प्रकाश जी जी। ये जरूरी है। और हालांकि जनता की जब बात होती है कि वो इलेक्शन जनता लड़ रही है, तो भाजपा भी यही दावा कर रही है कि भाजपा के कामों के चलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी स्वीकार्यता के चलते, और अब नया टर्म जुड़ गया है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी के चलते जो है इलेक्शन भाजपा के लिए खुद जनता लड़ रही है, और जनता ही विपक्ष को जवाब देगी, जनता ही कांग्रेस को जवाब देगी। और इस तरीके की चीज, इस तरीके के दावे जो है वो भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अब जनता किसके साथ खड़ी है, किसके बिहाफ पे जनता चुनाव लड़ रही है, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आतमजीत सर इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।